साउथ कोरिया के भीड़-भाड़ वाले शहर में एक लड़की थी, ह्यून हायूप। वो एकदम अकेली जिंदगी जी रही थी, जैसे दुनिया से बिल्कुल कटी हुई हो। एक दिन सुबह-सुबह नीचे से किसी गाड़ी के जोरदार हॉर्न की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। उसे थोड़ी चिढ़ हुई, लेकिन उठी और धीरे से अपने कमरे की खिड़की के पास गई। उस खिड़की पर उसने कार्डबोर्ड चिपका रखा था ताकि कोई उसे देख ना सके, पर उसमें एक छोटा सा छेद था जिसे वो बाहर झांकती है। उसने देखा कि नीचे एक कार खड़ी है और एक स्कूल यूनिफॉर्म की लड़की उसके पास चल रही थी। कार में बैठा एक आदमी जोर से उसे बुला रहा था। आवाज भारी और साफ थी। तभी ह्यून की नजर सामने बिल्डिंग पर पड़ी, जहां एक औरत अपनी खिड़की पर सिगरेट पी रही थी। उस औरत ने मुस्कुराकर ह्यून हायूप की तरफ देखा, लेकिन ह्यून हायूप ने फौरन मुंह मोड़ लिया और कार्डबोर्ड को जोर से बंद कर दिया, जैसे बाहर की दुनिया से उसका रिश्ता टूट गया हो। असल में ये अकेली और अजीब सी लगने वाली लड़की है ही थोड़ी अलग। उसे एक अजीब सी शक्ति मिली है जिसे वो अपने मन में एस लाइन कहती है। ह्यून हायूप को हर इंसान के सिर से निकली एक चमकती लाल रेखा दिखती है, जो उन लोगों से जुड़ी होती है जिनसे वो कभी शारीरिक या फिर इमोशनल रूप से जुड़ी थी। कोई एक लाइन लिए घूम रहा होता है, कोई 4-5, और ये लाइनें उसे हमेशा साफ दिखती हैं। ये ताकत किसी वरदान से कम नहीं लगती, लेकिन उसके लिए ये एक बोझ थी, एक ऐसा राज जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसे अपना बचपन याद था। जब वो बहुत छोटी थी, उसने अपने पापा के सिर से कई रेड कलर की लाइनें निकलते देखी। एक उसकी मम्मी से जुड़ी थी, लेकिन बाकी किसी और से। एक लाइन तो सीधी उसकी मौसी तक जाती थी। उसने मासूमियत से एक ड्राइंग बनाई जो उसने देखा और वही कागज पर उतार दिया। उसकी मम्मी ने जब वो ड्राइंग देखी तो वो सब कुछ समझ गई, और उस सदमे में उन्होंने उसके पापा को चाकू मार दिया, मतलब अपने पति को। ह्यून हायूप को हमेशा लगा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ। तब से उसने इस शक्ति को श्राप मान लिया। उसने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश भी की, पर हर बात जैसे किस्मत उसे बचा लेती थी। अब उसने ठान लिया था कि इस शक्ति का सच वो जान के रहेगी कि ये लाल लाइनें आखिर क्यों है, कौन इन्हें बनाता है, और क्या कोई और भी है जो उसे देख सकता है। उसी दिन दोपहर में सामने वाली बिल्डिंग की औरत ही वान, जो नई शिफ्ट हुई थी, ह्यून के दरवाजे पर आती है। वो फ्रूट्स लेकर आई थी, पर उसी की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाने, लेकिन ह्यून ने दरवाजा तक नहीं खोला। ही वान ने मुस्कुराते हुए फल दरवाजे के बाहर ही रख दिया और चली गई। जब सब शांत हो गया, तब ह्यून हायूप ने दरवाजा खोला, बैग उठाया और धीरे से फल खाने लगी। इसी बीच शहर में एक पुलिस ऑफिस में वो आदमी पहुंचा जो सुबह कार चला रहा था, गी वुक। उसके चेहरे पर थकावट और चिंता दोनों थी। उसने अपने साथी से कहा कि वो अपनी भतीजी सियोन को लेने गया था, लेकिन वो नहीं मानी। गी वुक दिखने में स्मार्ट था और उसके आसपास लड़कियां जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी। उसने वहां एक औरत एम्प्लॉय के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी की, जो जल्द शादी करने वाली थी। उसी समय शहर के एक स्कूल की छत पर कुछ डरावना हो रहा था। स्कूल की छत पर कुछ लड़कियां एक शांत और कमजोर सी लड़की को घेर कर परेशान कर रही थी। उनमें से सबसे खतरनाक थी ही यंग। उसके हाथ में एक पोछा था और चाल में घमंड। वो आते ही उस लड़की को तंग करने लगी, जैसे उसे काफी मजा आ रहा हो। वो लड़की और कोई नहीं, गीवू की भतीजी सियोन थी। ही यंग उससे पैसे मांग रही थी, और जब सियोंग ने मना कर दिया तो ही योंग ने छत से नीचे फेंकने की उसे धमकी दी। सियोन को पता था कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। मजबूरी में उसे ही योंग की बात माननी पड़ी। उसी शाम को गीवुक और उसका साथी डोंगसिक एक डरावने मर्डर सीन की जांच कर रहे थे। एक औरत की लाश उसी के घर पे मिली थी। मौत बहुत ही बेरहमी से हुई थी। घर के बाकी हिस्से तो बिखरे हुए थे, लेकिन बेडरूम अजीब तरीके से साफ सुथरा था, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ अच्छे से साफ किया हो। गीवुक की नजर रसोई में पड़े एक फूड बॉक्स पर पड़ी, जो एक लोकल रेस्टोरेंट का था। उसका शक और गहरा हो गया। उसे लगा कि कातिल का लिंक शायद उस रेस्टोरेंट से हो सकता है। कुछ देर के बाद एक और ऑफिसर वहां पर आया और उसने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। किसी चश्मदीद ने देखा है कि मर्डर से एक रात पहले एक हेलमेट पहनने वाला आदमी उस औरत के घर गया था। वो आदमी डिलीवरी बॉय लग रहा था, और गीवुक को यकीन हो गया कि ये बंदा इस केस की चाबी हो सकता है। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उस औरत का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। गीवुक तुरंत डोंगसिक से बोलता है कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता करे। उधर ह्यून हायूप अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर रखे पार्सल उठा रही थी। वहीं एक प्लास्टिक बैग में उसे ताजे सेब दिखे, हीवान का एक छोटा सा तोहफा। वो सेब लेकर अंदर गई और खिड़की के पास बैठकर सेब खाते हुए टीवी पर न्यूज देखने लगी। तभी एक रिपोर्ट आई उसी मर्डर केस पर जिसकी जांच गीवुक कर रहा था। टीवी स्क्रीन पर न्यूज के पीछे दीवार के पास एक हेलमेट वाला आदमी छुपा हुआ खड़ा था, जैसे सब कुछ चुपचाप देख रहा हो। ह्यून हायूप की नजर उसके सिर पर गई। वहां सिर्फ एक ही एस लाइन थी। पूरी दुनिया में जहां हर इंसान के सिर से बहुत सारे रेड लाइन निकलते हैं, ये आदमी सिर्फ एक ही कनेक्शन के साथ था, वो भी हीवान के साथ। उसका शक और गहरा हो गया। कुछ ही देर में वही हेलमेट वाला आदमी ह्यून हायूप के बिल्डिंग के सामने दिखाई दिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से फोन उठाने दौड़ी, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। जल्दी से उसने फोन चार्ज में लगाया और फिर खिड़की से उसे देखती रही। उसने देखा कि वो आदमी
आदमी सामने वाली बिल्डिंग में गया और सीधे हीवान के अपार्टमेंट में घुस गया। उसी पल उसका फोन ऑन हुआ और उसने पुलिस को कॉल किया, लेकिन तभी एक और झटका लगा। वो आदमी कोई और नहीं, ह्यून हायुप का बॉयफ्रेंड था। वो घबरा कर कॉल कट कर देती है, लेकिन मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, अगर वो उसका बॉयफ्रेंड था तो उसके सिर पर सिर्फ हीवान से जुड़ी एक ही लाइन क्यों है, जैसे कि वो पहली बार मिल रहे हो। इस पूरी घटना ने ह्यून हायुप की पुरानी तकलीफें फिर से जगा दी। उसके अंदर का डर, उसके पुराने जख्म सब वापस आ गए। अगले दिन ही योंग के डर से सियोन स्कूल जाना छोड़ देती है, लेकिन ही योंग को लगा था कि सियोन पैसे नहीं देना चाहती, इसीलिए स्कूल से भाग रही है। ही योंग सियोन के लॉकर तक पहुंचती है और उसे जबरदस्ती खोलती है इस उम्मीद में कि वहां कुछ पैसे या कोई सबूत मिल जाएं। अंदर में उसे एक पेपर बैग मिलता है जिसमें था एक छोटा सा बेओंग शेओल और उसके अंदर छुपा हुआ था एक लव लेटर। उधर गीवुक जब उस दिन घर लौटा तो उसे सियोन का स्कूल से गायब रहना कुछ ज्यादा ही अजीब लगा। थोड़ी देर के बाद सियोन उसके पास आती है और पैसे मांगती है। इसी वक्त गीवुक की नजर उसके चेहरे और शरीर पर पड़े नीले काले जख्मों पर पड़ी। वो चोटें साफ बता रही थी कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। गीवुक को तुरंत शक हुआ। उसने सीधा सवाल किया, ये सब कैसे हुआ? पर सियोन ने कुछ नहीं बताया। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अपने दर्द को अंदर ही छुपा लिया। कुछ देर के बाद गीवुक सिगरेट पी रहा था कि तभी उसका फोन बजा। कॉल डोंग सिक का था। उसने बताया कि किसी ने पुलिस को कॉल करके हेलमेट वाले आदमी की रिपोर्ट की है। डोंग ने एक जरूरी बात बताई, अभी तक हेलमेट वाले के बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं फैली, यानी कॉल करने वाला कोई शख्स था जिसे अंदर की जानकारी थी। फिर डोंग ने बताया कि कॉल गीवुक की पड़ोसन ने की थी और उसे तुरंत वहां जाकर बात करनी चाहिए। गीवुक एक पल नहीं गवाता, वो फौरन उस अपार्टमेंट पहुंचा। कॉल करने वाली और कोई नहीं बल्कि ह्यून हायुप थी। उसने बेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जबकि ह्यून हायुप अंदर ही खड़ी थी, चुपचाप सांसें रोककर। उसी वक्त ऊपर से एक चश्मा लगाए हुए आदमी ने गीवुक से कहा, इस अपार्टमेंट में जो लड़की रहती है ना, वो बिल्कुल गुमसुम रहती है, किसी से नहीं मिलती, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं आएगी। वो आदमी चला गया, पर गीवुक ने हार नहीं माना। उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया। आखिरकार कुछ देर के बाद ह्यून हायुप ने धीरे से दरवाजा खोला, बस एक दरार भर जिससे सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था। गीवुक ने बिना टाइम गवाए पूछ लिया, क्या तुमने कॉल किया था? तुमने कुछ देखा था? ह्यून हायुप थोड़ी घबराई हुई थी। उसने बताया कि उसने वाकई हेलमेट पहने एक आदमी को सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 204 में घुसते हुए देखा। उसे लगा कि वही मर्डर केस का कातिल है, लेकिन फिर उसे पता चला वो तो हीवान का बॉयफ्रेंड था, इसलिए उसने कॉल काट दी। गीवुक को फिर से कुछ गड़बड़ लगा। उसने पूछा, तुम घर पर अकेली क्यों हो? तुम स्टूडेंट नहीं हो क्या? इतना सुनते ही ह्यून हायुप और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर देती है। उसी शाम सूरज ढलने लगा था, हल्का अंधेरा छा रहा था और तभी वही हेलमेट वाला आदमी फिर दिखाई दिया और इस बार उसने सामने वाली बिल्डिंग में नहीं बल्कि ह्यून हायुप की बिल्डिंग में घुसना शुरू किया। ह्यून हायुप को उसकी आहट लग गई। उसने धीरे से अपने दरवाजे की दरार से झांका। उनकी नजरें टकराई। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखकर जैसे पहचान गए, बिना कुछ कहे, बस चुपचाप। शहर के एक और भीड़ भाड़ वाले हिस्से में सियोन अकेले बैठी थी। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ही यंग का कड़क लहजे में लिखा था, कल स्कूल आना और अपने पैसे लेते आना वरना समझ जाना। सियोन ने फोन साइलेंट करके बैग में रख लिया, लेकिन उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसकी नजर सामने से बैंक से निकलते एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिसके हाथ में एक लिफाफा था, शायद पैसों से भरा हुआ लग रहा था। सियोन के पेट में जैसे दर्द सा उठा। पैसों की जरूरत अब सहन से बाहर हो चुकी थी। वो कुछ ऐसा करने जा रही थी जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगी, एक गली की तरफ। मन में साफ था कि वो अब बैग छीनने वाली है, लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाने वाली थी, कुछ लड़के सामने से आ गए। घबरा कर उसने पीछे हटना ही बेहतर समझा और अपना इरादा छोड़ दिया। गली के आखिरी छोर पर उसने 3 जाने पहचाने चेहरे देखे। 3 लड़के जो उसी स्कूल के थे और ही यंग और उसकी गैंग के बॉयफ्रेंड्स थे। उसी वक्त दूसरी तरफ गीवुक और डोंगसिक ऑफिस में ब्रेक ले रहे थे। डोंगसिक ने बताया कि उसके इन्वेस्टिगेशन में एक नया सस्पेक्ट सामने आया है। पता चला है कि मर्डर का शिकार औरत का बॉयफ्रेंड था, जंग मिन, जो एक मैथ टीचर है और वो वही स्कूल में पढ़ाता है जहां जीवू की भतीजी सियोन पढ़ती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जंग मिन उसी बिल्डिंग में रहता है जो गीवू के फ्लैट के सामने है। डोंग ने कहा कि ये सब शायद एक अजीब इत्तेफाक है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जब डोंग ने उसका फोटो दिखाया, गीवुक चौंक गया। ये तो वही
वही आदमी था जिससे उसने उस दिन ह्यून हायुप के अपार्टमेंट के बाहर बात की थी। अब केस में एक नई उम्मीद दिखी। दोनों वहां जाने ही वाले थे कि तभी गीवुक के फोन पर एक अर्जेंट कॉल आया। उसने डोंग से कहा, तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। कॉल हॉस्पिटल से था, गीवुक के पापा को लेकर। गीवुक तुरंत हॉस्पिटल भागा। उसका दिल धड़क रहा था, डर के मारे पसीना आ गया। वहां पहुंचकर पता चला कि उसके पापा अपने रूम से गायब हैं और पूरा स्टाफ परेशान था कि वो कहाँ चले गए। गीवुक को एक अजीब सी फीलिंग आई। उसे अंदाजा हो गया कि वो कहाँ गए होंगे। वो भागकर बालकनी में गया और वहां उसके पापा रेलिंग पर खड़े थे, जैसे कूदने वाले हों। गीवुक एक पल के लिए वहीं जम गया, जैसे पैरों में जान ही नहीं रही। उसका दिल चाह कर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी समय पर नर्सेस की टीम आ गई और किसी तरह उसके पापा को नीचे उतार लिया। उधर डोंग सिक अकेले ही जंगबिन के अपार्टमेंट पहुंचा। उसने बेल बजाया पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने धीरे से दरवाजा घुमाया और वो चौंक गया। दरवाजा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे अंदर गया। घर में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ खाली और ठंडा लग रहा था। फिर उसे एक कमरा दिखा जो पूरा तेज लाल रंग से रंगा हुआ था। वो गीवुक को फोन करने ही वाला था कि तभी पीछे से जंगमिन आ गया और भारी लोहे के बैट से डोंग पर वार कर दिया। डोंग ने जितना हो सका खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो हथियार बंद हमलावर के सामने टिक नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। उसी वक्त गीवुक को एहसास हुआ कि उसके दोस्त की जान खतरे में है और उसने तुरंत वहां की दौड़ लगा दी। डोंग अब एक कुर्सी से बंधा हुआ था, बेबस। और तभी पता चलता है कि सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि जंगमिन ही था। उसने हेलमेट पहना और सामने वाली बिल्डिंग में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। ह्यून हायुप, जो ऊपर से सब कुछ देख रही थी, खतरे को पहचान गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब उसने जंगमिन को सामने की बिल्डिंग की ओर जाते हुए देखा, उसे एक अजीब सा यकीन था कि हीवान के साथ कुछ बुरा होने वाला है। पुलिस को कॉल करना शायद काफी ना हो। ये समझते हुए ह्यून हायुप ने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। वो कांपते हाथों से रसोई से एक चाकू उठाती और बाहर निकलती है। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है, उसके पैर जवाब दे देते हैं। उसकी नजर धुंधली पड़ जाती है और फिर अंधेरा सा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके चेहरे पर से वो चश्मा गिर जाता है जो वो हमेशा एस लाइन से बचने के लिए पहनती थी। बेहोशी में उसे अपनी माँ की एक धुंधली झलक दिखाई देती है और वो उसके लिए हाथ बढ़ाती है। उधर जंगमिन अब हीवान से मिल चुका था। हीवान को उसे देखकर बहुत हैरानी होती है। तब ये खुलासा होता है कि जंगमिन को भी एस लाइंस दिखाई देती हैं। उसने खुद अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर पर ढेर सारी एस लाइंस देखी। ये साबित करता है कि वो और भी कई मर्दों के साथ रिश्ते में रह चुकी है। ये बात उसे तोड़ देती है। गुस्से में वो हीवान का गला दबाने लगता है, उसे मारने की नीयत से। तभी ह्यून हायुप, जो अभी भी डर से कांप रही होती है, किसी तरह वहां तक पहुंच जाती है। जंगमिन उसे देखकर मुस्कुराता है, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि ह्यून हायुप कुछ नहीं कर सकती। वो शांति से उसके हाथ से चाकू लेता है और फिर ह्यून हायुप को चाकू मार देता है। वो खून से लथपथ जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद वो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ता है अपना काम पूरा करने के लिए। इसी दौरान जी-वुक वहां पहुंचता है और उसे जमीन पर पड़े ह्यून हायुप के चश्मे दिखते हैं और उसे एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। वो भागता हुआ ऊपर पहुंचता है और ह्यून हायुप का कमरा खुला पाता है। अंदर दीवार पर उसे एक बहुत बड़ा सा साजिश वाला चार्ट दिखता है, धागों और पिन से बना नक्शा। ये साबित करता है कि ह्यून हायुप चुपचाप बहुत कुछ देख और समझ रही थी। सामने की खिड़की से उसे एक भयानक नजारा दिखता है। ह्यून हायुप खून में लथपथ पड़ी है और जंगमिन अपनी गर्लफ्रेंड का गला दबा रहा है। जी-वुक अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाता है। तभी ह्यून हायुप अपने आखिरी दम पर जंगमिन की जांग में चाकू मार देती है। जंगमिन पलटकर उसे मारने के लिए झपटता है, लेकिन उसी पल जी-वुक गोली चला देता है। जंगमिन जमीन पर गिरता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए बुदबुदाता है। लाइंस गायब हो रहे हैं। ह्यून हायुप को समझ में आता है कि वो एस लाइंस की बात कर रहा था। बाद में एम्बुलेंस आती है और घायल लोगों को ले जाया जाता है। ह्यून हायुप जख्मी होने के बावजूद अब मजबूत महसूस करती है। उसे याद आता है कि जंगमिन ने चश्मा लगाते वक्त ही सब कुछ देखा था। शायद वही चश्मा एस लाइंस देखने की चाबी है। जब सब कुछ थोड़ा शांत होता है, जी-वुक उसके पास आता है, पूछता है, तुम ठीक हो? ह्यून हायुप धीरे से मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तभी अचानक उसकी भतीजी सियोन वहाँ पहुँचती है और जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो, जैसे वो ह्यून से पहले से जुड़ी हो। उसी रात जी-वुक ने सियोन से सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या स्कूल में उसके साथ कुछ बदतमीजी हो रही है। सियोन को अपने अंकल की यह दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं पसंद आई। उसने तीखे लहजे में कहा, आप अपने काम से काम रखिए, मुझे आपसे सिर्फ पैसे चाहिए। जैसे ही जी-वुक जाने वाला था, सियोन एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। उसने बताया कि वो ह्यून हायुप को जानती है। दोनों मिडिल स्कूल में क्लासमेट रह चुके हैं। सुबह सुबह ह्यून हायुप एक छत पर बैठी सोच में डूबी थी। तभी उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि भेजने वाले को एस लाइंस के बारे में सब पता है और उसने ह्यून हायुप को स्कूल बुलाया था। उसी दिन स्कूल में जब हे यंग ने सबके सामने सियोन के लॉकर से एक शर्मनाक लव लेटर निकाल लिया था, सियोन को अपनी डेस्क पर एक खाली पेपर बैग मिला।
मिला और ये सब प्लान के तहत किया गया था। बुलीज ने उसे पूरे क्लास के सामने नीचा दिखाने का पूरा सीन बना रखा था। अब सियोन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हे यंग से लव लेटर छीनने की कोशिश की, जिससे दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। क्लास टीचर गुजिन ने बीच में आकर झगड़ा रुकवाया। बाद में गुजिन ने सियोन को अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा कि लड़ाई किसने शुरू की। सियोन कुछ नहीं बताती है और सीधा स्कूल से चली जाती है। स्कूल से निकलते वक्त जब उसने अपना लॉकर चेक किया तो अंदर एक चश्मा पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ जीवुक को डोंगसिक ने घेर लिया, जो गुस्से में था क्योंकि उसे अकेले ही जांच करनी पड़ी और सस्पेक्ट ने उसे पीट भी दिया। जीवुक ने बताया कि वो केस पर रिपोर्ट बना रहा था, लेकिन डोंग ने कहा कि आरोपी जंग मिन मर चुका है और अब और जांच की जरूरत नहीं। जीवुक को अब भी शक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर जंगमिन को नौकरी से 1 साल पहले निकाल दिया गया था तो उसने मर्डर इतनी देर से क्यों किया। उसे ये भी अजीब लगा कि जंगमिन अक्सर मोक्ष की बातें करता था, जबकि वो धार्मिक तो था नहीं। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जीवुक ने फिर से जंग की अपार्टमेंट की जांच शुरू की। वहां उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। जिस कमरे में डोंगसिक को बांधा गया था वो लाल रंग से रंगा नहीं था, बल्कि दीवारों पर अजीबोगरीब लाल लकीरें बनी हुई थी, एकदम एस लाइंस जैसी। घर पर सियोन ने वही चश्मा पहना और उसी वक्त उसके सिर के ऊपर एक चमकती हुई लाल लाइन दिखने लगी। कुछ देर के बाद जीवुक घर आया और जब सियोन ने चश्मे से उसे देखा तो उसके सिर से भी कई सारी लाल लाइंस निकल रही थी। वो डर गई और भाग गई। अब जाकर उसे सच्चाई समझ आई। ये लाइंस उन लोगों को जोड़ती है जिनके बीच कभी शारीरिक संबंध रहे हों। अगले दिन में सियोन ने देखा कि उनकी क्लास टीचर गुजिन के सिर पे कोई एस लाइंस नहीं है, यानी कि अब तक उसने किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाए। लेकिन इससे भी चौंकाने वाला सच सामने आया। उसकी बुली हे यंग का अफेयर उनके लिटरेचर टीचर मिस्टर सुन जिन से चल रहा था। उसी दिन उस रहस्यमय मैसेज के बाद ह्यून हायुप स्कूल पहुंचती है। अब वो सियोन की क्लासमेट बन चुकी थी, यानी अब उनकी कहानी आपस में जुड़ने वाली है। सुबह के समय जीवुक अभी भी जंगमिन के बारे में सोच रहा था। उसने स्कूल का ब्रोशर देखा जिसमें जंगमिन की फोटो थी, लेकिन उस फोटो में वो चश्मा नहीं पहने था। अब एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। जीवुक तेजी से एविडेंस स्टोरेज की तरफ भागा ताकि उसे जंगमिन की चश्मा मिल जाए, लेकिन वहां पहुंचकर उसे हैरानी हुई क्योंकि चश्मा गायब था। आगे की तहकीकात करते हुए वो सियोन के स्कूल पहुंचा। वहां के टीचर्स रूम में घुसते ही सियोन के क्लास टीचर गुजिन उसे देख लेती है। एक जिम्मेदार टीचर की तरह वो जीवुक को बैठकर सियोन के बारे में बात करने लगती है। गुजिन बताती है कि सियोन स्कूल में बहुत परेशान चल रही है, लेकिन जीवुन का ध्यान तो किसी और पे था। उसका पूरा ध्यान अभी भी सिर्फ और सिर्फ जंगमिन के रहस्य पे ही अटका हुआ था। जीवुक सीधे पूछता है क्या गुजिन को जंगमिन के बारे में कुछ पता है। गुजिन कहती है हाँ, वो उसे जानती है, लेकिन उसे हाल ही में जो खौफनाक वारदात हुई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर जीवुक पूछता है क्या जंगमिन कभी चश्मा पहनता था। गुजिन थोड़ी देर सोचकर साफ साफ कहती है उसने कभी जंगमिन को चश्मा पहने नहीं देखा। उसी समय जीवुक और गुजिन के बातचीत से बेखबर है यंग और उसके गैंग ने फिर से सियोन को घेर लिया, इस बार भी उसे तंग करने के लिए। है यंग ने तुरंत सियोन से अपने पैसे मांगे, लेकिन सियोन के पास देने को कुछ था नहीं। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। सियोन के अंदर अब डर नहीं बल्कि हिम्मत जाग गई थी। जैसे ही है यंग ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, सियोन ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीधे बोल देती है अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। सियोन की ये बहादुरी है यंग को और भी भड़का देती है। वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है और सियोन जमीन पे गिर जाती है। तभी अचानक वहां पर ह्यून हायुप आ जाती है। ह्यून हायुप बिना देर किए हे यंग की कॉलर पकड़ती है और उसे गुस्से में घसीटते हुए छत के किनारे तक ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो हे यंग को साथ लेकर कूदने ही वाली है। हे यंग की तो हालत डर के मारे कांपने लगती है। ह्यून जो अब सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है, एक कड़वी चेतावनी उसे देती है अगर मेरे या सियोन के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। हे यंग समझ गई थी कि उसकी जिंदगी एक पतले धागे पर लटकी है और एक भी गलत बात उसे भारी पड़ सकती है। वो चुपचाप मान जाती है। हालांकि सियोन को बचा लिया गया था, फिर भी उसे ह्यून हायुप का इतना ड्रामा पसंद नहीं आता, पर वो उसे थैंक यू बोलती है। गुजिन से मिलने के बाद जीवुक एक लोकल बार में जाता है जो जंगमिन की मौत के जगह के पास ही था। वहाँ बारटेंडर से पूछने पर पता चलता है कि जंगमिन अक्सर वहीं आया करता था। शुरू में वो बस चुपचाप अकेले बैठकर ड्रिंक करता था और चला जाता, लेकिन एक दिन वो चश्मा पहनकर आया और हवा में अजीब तरीके से गिनती करने लगा। उसकी इस हरकत से परेशान होकर एक आदमी ने उसे गुस्से में आकर जोर से मारा भी था। उधर सियोन घर लौट रही होती है जब उसने दूर से हे यंग को देखा। एक झटके में उसमें हिम्मत आ गई और वो उसका पीछा करने लगी। जो नजारा उसने देखा उससे उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। हे यंग मिस्टर सुनजिन के साथ एक लव होटल के सामने मिल रही थी। सियोन ने तुरंत अपना फोन निकाला और दोनों की कुछ तस्वीरें खींच ली, एकदम पक्के सबूत के तौर पर। फिर उसने ये तस्वीरें हे यंग को भेज दी और लिखा कि उसके पास उसके खिलाफ एक ट्रम्प कार्ड है। लेकिन हे यंग को कोई डर नहीं लगा क्योंकि वो नाबालिग थी।
असली परेशानी तो मिस्टर सुनजिन के लिए थी। इस बात ने सियोन को एक और चालाक आइडिया दिया। अब सियोन ने हेयंग को डराने की बजाय सीधा मिस्टर सुनजिन को तस्वीर भेज दी और उससे 20 लाख रुपए की मांग की ताकि वो बात छुपा कर रखे। इसका इरादा पूरी तरह बुरा नहीं था। वो अपने अंकल जीवू के घर से निकलकर अकेले रहना चाहती थी। सियोंग ने साफ साफ जियून हायुप को बताया कि वो अब जीवू के साथ नहीं रहना चाहती और अपनी आजादी चाहती है। फिर उसने थोड़ी झिझकते हुए यून हायुप की माँ के बारे में पूछ लिया, क्या वो अभी जिंदा है? यून हायुप अपनी माँ से बहुत समय से कटी कटी थी। ना तो माँ ने कभी उससे कांटेक्ट किया और ना ही यून हायुप को पता था कि उसकी माँ जिंदा है भी या नहीं। लेकिन उस रात सियोन की बातें उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उसे पहली बार फिर से परिवार जैसी किसी चीज की कमी महसूस हुई। वो खिड़की से बाहर झांककर उन परिवारों को देख रही थी जो हंसते खेलते नजर आ रहे थे। उसे लगा कितना अच्छा होता अगर वो भी किसी ऐसे परिवार का हिस्सा होती। लेकिन साथ ही उसकी नजर ये भी देख रही थी कि इन रिश्तों के पीछे हर किसी के अपने राज हैं, जो बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है अंदर से उतना ही उलझा हुआ होता है। अगले दिन मिस्टर सुनजिन डरे सहमे हुए हेयंग के पास पहुंचते हैं और उन फोटोज को लेकर उसे सवाल करने लगते हैं। वो बुरी तरह घबरा गए थे कि कहीं उनका और हेयंग का गुप्त रिश्ता सबके सामने ना आ जाए। गुस्से में उन्होंने उस पर इल्जाम भी लगाया कि शायद उसने अपने दोस्तों को बता दिया। लेकिन हेयंग ने शांति से जवाब दिया कि वो खुद इस रिश्ते से परेशान है और किसी को जानबूझकर वो कुछ बताएगी नहीं। उसे यकीन था कि ये सब सियोन ने किया है। वहीं दूसरी तरफ सियोन के पास अब भी वो चश्मा था जिससे एस लाइंस देखी जा सकती थी और इसी वजह से उसमें एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। उसने अपने उस बुली के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटाई। लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी एक बुली बनती जा रही थी। उसने एक और टीचर के अफेयर का खुलासा किया, यहाँ तक कि बदले की भावना में अपने बुली का बॉयफ्रेंड भी छीन लिया। ये देखकर हेयंग काफी गुस्से में आ गई थी। अब यून हायुप ने सीधे जाकर सियोन से बात की और कहा कि वो भी एस लाइंस देख सकती है। सियोन को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब यून हायुप ने मिस्टर सुनजिन और हेयंग के अफेयर जैसी बातें बताई तो सियोन को यकीन हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रही। सियोन को लगा कि शायद यून हायुप भी चश्मे से देख पा रही है, लेकिन तब सियोन ने कबूल किया कि वो भी वही चश्मा इस्तेमाल कर रही है। यून हायुप जो सालों से इस शक्ति से जी रही थी, उसने सियोन को चेतावनी दी कि इस ताकत के पीछे बहुत बड़ी सजा छुपी है। लेकिन सियोन इस ताकत से पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। उसने साफ कह दिया कि यही तो वो हमेशा चाहती थी। थोड़ी देर के बाद सियोन ने यून हायुप से पूछा, क्या किसी तरीके से इन एस लाइन से छुटकारा पाया जा सकता है? यून हायुप ने गहरी आवाज में जवाब दिया, जब कोई इंसान मरता है तभी उसके सिर से एस लाइंस गायब होती हैं और जो उसे जुड़ा होता है उसकी भी वो लाइन खत्म हो जाती है। उधर मिस्टर सियोनजिन अपनी कार में अकेले बैठा था और वो हेयंग के साथ अपनी तस्वीर देखते हुए जैसे कोई खौफनाक प्लान बना रहा था। उसी समय सियोन अपने स्कूल से एक लड़के के साथ मस्ती कर रही थी। तभी उसे मिस्टर सुनजिन का मैसेज आया, कहते हैं पैसे मिल गए हैं, स्कूल के छत पर मिलो। इसके बाद सियोन उस लड़के के साथ एक फोटो बूथ में गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई हुडी पहने हुए शख्स पीछे पीछे आ रहा था। वो कोई और नहीं हेयंग थी। उसने मौका पाकर सियोन का बैग चुरा लिया। दरअसल हेयंग ने स्कूल के टॉयलेट में सियोन और यून हायुप की बातें सुन ली थी और अब उसे पता चल चुका है कि सियोन के पास एस लाइंस देखने वाला चश्मा है, इसीलिए उसने चालाकी से वो चश्मा चुरा लिया। लेकिन हेयंग की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। जैसे ही वो शहर में लोगों के सिर पर एस लाइंस देखते जा रही थी, अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे जोर से पकड़ लिया। फोटो बूथ से बाहर निकलने के बाद सियोन को झटका लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसका चश्मा कहीं गिर गया है। बिना कुछ सोचे समझे उसने शक कर लिया कि शायद यून हायुप ने ही चश्मा चुराया है, लेकिन यून हायुप बिल्कुल भी दोषी नहीं थी। फिर सियोन ने यून हायुप को बताया कि वो रात को स्कूल जा रही है। ये सुनकर यून को एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। फोन काटते ही यून हायुप ने एक सेकंड की देरी नहीं की और तुरंत उसके पीछे स्कूल की ओर निकल पड़ी। उम्मीद करती रही कि उसकी दोस्त सुरक्षित रहे। उधर सियोन पहले ही स्कूल की छत पर पहुंच चुकी थी, जहां मिस्टर सुनजिन उसका इंतजार कर रहे थे। सुनजिन बेहद परेशान लग रहे थे और सियोन को कहने लगते हैं ब्लैकमेल ना करने। उन्होंने वादा किया कि अगर वो फोटो डिलीट कर देगी तो वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन सियोन बहुत गुस्से में थी। उसे उन सभी टीचर से नफरत हो चुकी थी जो हर बार उसकी बेइज्जती और बुली होने पर भी चुप्पी साध लेते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हेयंग के बॉयफ्रेंड का पिता स्कूल का ताकतवर आदमी है। उसी वक्त मिस्टर सुनजिन को अपनी वाइफ का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उसे भी वही फोटो मिल चुका है। ये बात सुनते ही सुनजिन टूट गया। गुस्से में उन्होंने सियोन पर चिल्लाते हुए उसे फोटो भेजने का इल्जाम लगाया और छत की रेलिंग से धकेल दिया। उसी वक्त यून हायुप स्कूल पहुंच गई और चारों तरफ सियोन को ढूंढने लगी, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने सियोन छत से नीचे गिरती है। ये मंजर बेहद डरावना था, मगर सियोन के सिर पर बनी एस लाइन अभी भी दिख रही थी, मतलब कि वो अब भी जिंदा थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी इमरजेंसी सर्जरी शुरू हुई।
उसी दौरान जीवुक वहीं पहुंचा और वो काफी चिंता में था। ह्यून हायूप से पूछा कि हुआ क्या। ह्यून हायूप ने बताया कि जैसे वो स्कूल पहुंची उसने सियोन को गिरते हुए देखा। उसने ये भी कहा कि सियोन ने उसे फोन पर बताया था कि वो रात को स्कूल जा रही है और ह्यून हायूप उसे वहीं मिलने आई थी। लेकिन एक बात ह्यून हायूप पूरी तरह मान चुकी थी, ये खुद से कूदना नहीं था, सियोन को किसी ने गिराया था। अब ये खबर स्कूल में फैलती है तो हड़कंप मच जाता है। टीचर्स और स्टाफ पैनिक में आ गए थे। सबको डर था कि यह मामला स्कूल के रेप्यूटेशन को बर्बाद कर देगा। स्कूल के डीन सबको डांटते हैं जिससे माहौल और बिगड़ जाता है। बात बात में स्टाफ के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी गड़बड़ी के बीच एक चश्मा पहनी स्टाफ मेंबर का सामान गिर जाता है जिसे म्यूजिक टीचर ने मदद करके उठाया। सब हर तरफ बस टेंशन था। वहीं स्कूल के इंग्लिश टीचर मिस्टर किम खुद अपनी जिंदगी के एक बड़े फैसले से जूझ रहे थे। उनकी शादी कैंसिल हो चुकी थी और अब उन्हें कनाडा जाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वो अपनी बहन के घर रहने पहुंचे जहां उन्होंने बियोंग चोल के बारे में पूछा। बहन ने बताया कि वो तो काम में बिजी रहती है, शायद मिल नहीं पाएंगे। उधर ह्यून हायूप अभी भी सदमे में था, ना सिर्फ इसीलिए कि सियोन उसकी दोस्त थी बल्कि इसीलिए भी क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने उसे गिरते हुए देखा। वो पूरे यकीन से कह रही थी सियोन को किसी ने धक्का दिया था। वो वापस स्कूल की छत पर गई सुराग ढूंढने। वहां उसकी मुलाकात क्योंग जिन नाम के एक और स्टूडेंट से हुई। ह्यून हायूप को पूरा यकीन था कि इसमें हे यंग का हाथ है, क्योंकि जब से हादसा हुआ था हे यंग स्कूल नहीं आई थी। स्कूल के कॉरिडोर में चलते हुए ह्यून हायूप और उसके दोस्त एक लड़के के पास से गुजरते हैं जिसका नाम जूनियन था। वही लड़का जो ह्यून हायूप की क्लास में पढ़ता था और चश्मा पहनता था। अब भी सियोन के गुम हुए चश्मे की तलाश में लगी ह्यून हायूप ने उसे रोका और झट से उसके चश्मे उतारकर खुद पहन लिए ताकि पता लगा सके कि क्या ये वही चश्मा है जिसे वो ढूंढ रही थी। उधर टीचर ऑफिस में मिस्टर किम अपनी टेबल साफ कर रहे थे, तभी उन्हें एक चश्मा मिला, वही वाला मॉडल जो सियोन इस्तेमाल करती थी। उन्होंने पीछे बैठी गुजिन से पूछा क्या ये चश्मा उसका है। गुजिन ने गौर से देखा और कहा उसका नहीं है, लेकिन ये मिस्टर किम को सूट कर रहा था। मिस्टर किम खुश हो गए और चश्मा पहन लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने चश्मा पहना वो सन्न रह गए। उन्हें अचानक लोगों के सिर से एस लाइंस दिखने लगी। थोड़ी देर के बाद जीवक वहां आया और मिस्टर किम ने देखा कि उसके पूरे शरीर पर सैकड़ों ऐसे लाल रंग के लाइंस दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर वो घबरा गया और झट से चश्मा उतार दिया। इसी बीच जीवुक स्कूल आया था ये जानने के लिए कि उसकी भांजी के गिरने की असली वजह है क्या। गुजिन उसे संवेदना देती है और कहती है कि शायद इसके पीछे कोई और था और वो खुद को दोषी मानती है कि वो अपने स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं दे पाई। मगर जीवुक ने साफ कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं है। फिर उसने पूछा कि कौन सा स्टूडेंट सियोन को परेशान करता था। गुजिन ने बताया कि वो लड़की आज स्कूल नहीं आई है। फिर जीवुक ने एक और लड़के के बारे में पूछा जिसकी फोटो उसे सियोन के हैंडबैग में मिली थी। गुजिन ने उस लड़के से मिलने की व्यवस्था की। जीवुक ने सीधा उस लड़के से पूछा कि उसका सियोन से क्या रिश्ता था। लड़के ने माना कि कुछ सीरियस तो नहीं था, उसे पता था कि सियोन उसे पसंद करती थी और बस उसके साथ खेल रही थी। उसे ये दिलचस्प लगा कि एक समय की बेजान सी लड़की अब स्कूल की स्टार बन गई थी। उसने बताया कि आखिरी बार जब वो सियोन से मिला था तो वो कुछ घबराई हुई थी, जैसे कुछ खो गया हो। फिर जीवुक ऑफिस लौटकर फोटो बूथ के पास की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वहाँ वो साफ देखता है कि हे यंग सियोन का हैंडबैग उठा रही थी। दूसरी सीसीटीवी में वो देखता है कि हे यंग वही चश्मा पहन रही है जो सियोन के पास था। जीवुक उसका पीछा करता है लेकिन वो एक अंधेरी गली में गायब हो जाती है। उधर मिस्टर किम अपनी बहन और उसके पति बियोंग चोल के साथ डिनर कर रहे होते हैं। अब जबकि उसे एस लाइंस का मतलब समझ आ गया था, उसने देखा कि उसकी बहन के पति से कई लोगों से जुड़े और भी एस लाइंस नजर आ रहे थे और उसे समझ आ गया था कि बियोंग चोल उसकी बहन को धोखा दे रहा था। डिनर के दौरान माहौल थोड़ा अजीब हो गया था जब बियोंग चोल ने मिस्टर किम की टूटी शादी का जिक्र किया। मिस्टर किम ने धीरे से बताया कि उसने शादी से पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड के अफेयर का पता लगा लिया था, जिससे उसकी बहन हैरान रह गई। डिनर के बाद मिस्टर किम और बियोंग बाहर गए और लिफ्ट ली। जब वो चौथी मंजिल से गुजरे मिस्टर किम ने देखा कि बियोंग की लाल रेखा किसी उसी फ्लोर पर मौजूद शख्स से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बाहर बैठकर उसने सिगरेट पी। तभी बियोंग ने कहा कि उसे अपनी बहन से ज्यादा बात करनी चाहिए। जब वो लौटे और फिर लिफ्ट ली, मिस्टर किम ने देखा कि बियोंग ने गलती से चौथी मंजिल का बटन दबा दिया। वही मंजिल मिस्टर किम ने चोरी चुपके से फिर से उस फ्लोर का बटन दबाया ताकि देख सके कि वो कौन सा कमरा है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट वहां पहुंची बियोंग चोल ने सख्ती से मना कर दिया, हम इस फ्लोर पर नहीं रुकेंगे। दूसरी ओर जीवुक को एक सीनियर ऑफिसर ने डांटा कि वो इस केस की तहकीकात क्यों कर रहा है। उसे कहा गया था स्कूल की इमेज के लिए इस केस को दबा देना चाहिए, मगर जीवुक ने इनकार कर दिया। उसे अपनी भांजी के लिए इंसाफ चाहिए था, लेकिन अब तक जांच में कुछ भी बड़ा सबूत हाथ नहीं लगा था और वो अभी भी अपनी भांजी का फोन अनलॉक नहीं कर पाया।
अगले दिन मिस्टर किम को अपनी बहन के अपार्टमेंट के बाहर एक पैकेज मिला जो गलती से किसी और के नाम पे था। उस पैकेज पर चौथी मंजिल के एक रूम का पता लिखा था। मिस्टर किम ने सोचा कि चलो इसे सही मालिक को लौटा देते हैं और साथ ही ये भी पता कर लेंगे कि आखिर बियोंग चो का रिश्ता आखिर किस औरत के साथ है। वो उस रूम के दरवाजे तक तो पहुंच गया, लेकिन आखिरी पल में उसका हौसला टूट गया और वो पीछे हट गया। लेकिन जाने से पहले उसने उस रूम की चिट्ठियां चुपचाप देख ली, जिससे कि उसे उस औरत का नाम पता चल गया, शेरिन। कुछ दिन बाद जब वो और उसकी बहन अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने गए थे, तब उसने बियोंग चोल के बारे में उसे पूछा, जो वहाँ मौजूद नहीं था। बहन ने बताया कि बियोंग चोल काम के सिलसिले में बाहर है और कुछ दिन में लौटेगा। लेकिन मिस्टर किम को शक हुआ। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बहन के साथ धोखा हो रहा है। बातचीत के दौरान उसकी बहन ने मिस्टर किम की टूटी हुई शादी का जिक्र किया, ये मानते हुए कि उनकी शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उनके माँ बाप नहीं थे और लड़की वालों ने यह रिश्ता मंजूर नहीं किया। लेकिन मिस्टर किम ने साफ कह दिया कि असल वजह बेवफाई थी। उसे आज भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार था, लेकिन उसके धोखे ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। उसी वक्त एक और खुलासा हुआ। उनके अपने पिता ने भी कभी उनकी माँ को धोखा दिया था और जब उसकी गर्लफ्रेंड ने भी वही किया तो पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। इधर स्कूल में हे यंग और मिस्टर सुंजिन की अफेयर की फोटो लीक हो गई है, जिससे पूरा स्कूल हिल चुका है। स्टाफ और स्टूडेंट्स सब शॉक्ड हैं, लेकिन मिस्टर सुंजिन की हालत और भी बुरी निकली। वो मरे हुए पाए जाते हैं अपनी कार में। जीवू को वहाँ उनकी वसीयत मिलती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि वो 3 दिन पहले ही मर चुके थे, लेकिन जीवू को ये मामला कुछ गड़बड़ लगा। खुले में किसी की लाश पड़ी हो और 3 दिन तक किसी को पता ना चले। वो अपनी भतीजी के केस को छोड़ने के मूड में तो नहीं था। जीवू स्कूल पहुंचा और ह्यून हायूब से मिला, जो सियोन की सबसे करीबी दोस्त थी। उसने पूछा कि सियोन उस रात स्कूल क्यों लौटी थी, लेकिन ह्यून हायूब ने उल्टा सवाल पूछ लिया, क्या सियोन का चश्मा मिला? चश्मा सुनते ही जीवू को कुछ याद आया। उसने पूछा कि वो क्या जानती है, मगर ह्यून हायूब ने साफ कह दिया कि जब तक उसे वो चश्मा नहीं मिल जाता तब तक वो कुछ नहीं बताएगी। दूसरी ओर मिस्टर किम ने सड़क पर बियोंग चोल को देखा और शक के चलते उसका पीछा किया। वो एक महंगे होटल में पहुंचा जहां उसने शेरिन और बोंजो को साथ में देखा। बियोंग चोल ने उसे एक महंगा नेकलेस गिफ्ट किया था और प्यार से उसके गले में पहनाया। ये सब देखकर मिस्टर किम का गुस्सा फूट पड़ा और उसने बियोंग चोल को कॉल किया और ऐसा दिखाया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्लान बना चुका था। जब दोनों अपने कमरे में लौटे तब मिस्टर किम ने जाकर सीधा सामना किया। उसने धमकी दी कि वो अपनी बहन को सब कुछ बता देगा और इस अफेयर को वहीं खत्म करवाएगा। बियोंग चोल डर गया। उसने मिस्टर किम से रिक्वेस्ट किया कि उसे थोड़ा सा वक्त दे, वो सब कुछ संभाल लेगा। अगले दिन मिस्टर किम कनाडा जाने की तैयारी कर रहा था। बहन से विदा लेते हुए उसने पूछा, बियोंग चोल का कॉल आया? लेकिन बहन ने बताया नहीं, यानी पिछली रात की सच्चाई अभी भी छुपी हुई थी। स्कूल में अपने डेस्क को साफ करते हुए मिस्टर किम ने शेरिन की सोशल मीडिया चेक की और एक चौंकाने वाला पोस्ट, वो प्रेग्नेंट थी। ये देखकर मिस्टर किम का सब्र टूट गया। वो सीधा बहन के घर पहुंचा और देखा कि उसकी बहन अपनी गाड़ी से शेरिन की कार को टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में बियोंग चोल वापस आया, लेकिन परेशान पत्नी को चुप कराने की बजाय उसने सबके सामने शेरिन को गले लगा लिया। मिस्टर किम और अपनी पत्नी दोनों के सामने। मिस्टर किम ये देखकर अपना आपा खो बैठे। गुस्से में आकर उसने बियोंग को जोर से पिटाई कर दी और जवाब मांगने लगा, लेकिन तभी बहन बीच में आ गई और उसको रोका। तभी बियोंग चोल और शेरिन वहां से चले गए। तब उसकी बहन ने वो राज खोला जिसने मिस्टर किम की जिंदगी हिला दी। शेरिन असल में बोंग चोल की बीवी थी, यानी बोंग चोल मिस्टर किम का जीजा नहीं था, बल्कि उसकी बहन बियोंग चोल की रखेल बनी हुई थी। इधर जीवुक को अपनी भतीजी के केस में कुछ नया और चौंकाने वाला सुराग मिला। उसने फौरन ह्यून हायूब से बात की और पूछा, जो उसने चश्मे और एस लाइन से जुड़ी जानकारी खोजी है उसका मतलब क्या है? ह्यून हायूब ने अब छुपाने के बजाय सबको साफ साफ बताया। उसने कहा कि एस लाइन एक लाल रंग की रेखा होती है जो इंसानों के सिर पे दिखती है, पर सिर्फ उन्हें ही जो ये खास चश्मा पहनते हैं। ये लाइंस दिखाती हैं कि किन लोगों के बीच शारीरिक संबंध हो चुके हैं। और हैरानी की बात ये थी कि ह्यून हायूब को ये लाइंस बिना चश्मे के ही बचपन से दिखती हैं। जीवुक ये सब बातों पे यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन शहर में कई और अजीब घटनाएं और मामले सामने आ रहे थे, इसलिए वो इसे नजरअंदाज कर नहीं पाया। अगले दिन स्कूल में एक स्टाफ मेंबर मुआंग, जिसने चश्मा पहना हुआ था, अपने रिपोर्ट में गलती करने पर डीन के सामने पेश हुई। डीन ने उसे डांट कर रिपोर्ट दोबारा करने को कहा, लेकिन डीन के सामने बैठते ही मुआंग ने भी एस लाइंस देख ली और पाया कि डीन के सिर पर कोई भी रेखा नहीं थी। वापस अपनी डेस्क पर जाते हुए मुआंग अजीब तरह से स्टेपलर से खेलने लगी, जैसे कि वो कुछ समझ चुकी हो। लंच ब्रेक में एक स्टाफ मेंबर ने मुआंग से अपने सपनों के बारे में पूछा। मुआंग ने गर्व से बताया कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है और उसे एक बार टैलेंट स्काउट ने नोटिस भी किया था। डीन ये सुनकर चौंक गई। थोड़ी देर बाद म्यूजिक टीचर मिस्टर पार्क वहां से गुजरे।
गुजरे और म्युआंग की पूरी नजर उन्हीं पर टिक गई। साफ था कि उसे उस टीचर पर क्रश था। उसी दिन एक रहस्यमयी औरत लाल ड्रेस और पिंक बालों में सड़क पार करके एक होटल में जाती दिखी। उधर जीवुक और डोंगसिक अभी भी सियोन के केस में जुटे हुए थे। हर सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि पता चले कि उसे छत से किसने धक्का दिया। शुरू में उन्हें मिस्टर सुनजिन पे शक हुआ था, लेकिन सबूत पक्के नहीं थे। उल्टा मिस्टर सुनजिन, जो उस वक्त से गायब है, उसके घर वालों का कहना है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, यानी छत पर होने का सवाल ही नहीं उठता। फिर जीवुक ने धीरे धीरे डोंगसिक को सियोन के चश्मे और उसके बदलते हुए बर्ताव के बारे में बताया और थोड़े झिझक के साथ एस लाइंस की बात भी की, लेकिन डोंगसिक ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। तभी उनका सीनियर ऑफिसर कमरे में आ गया और दोनों ने अपने काम में लगे रहने का नाटक किया ताकि उनका अनोखा केस किसी को पता न चले। बाद में पता चला कि ह्यून हायुप ने अपने घर के पास एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी। उसी दिन कियोंग जिन और जूनियन उसे मिलने के लिए वहां पर आ गए और लॉबी में झगड़ा होने ही वाला था। ह्यून हायुप ने तुरंत उन्हें रिसेप्शन ऑफिस में ले जाकर शांत किया, लेकिन उस छोटे से कमरे में कियोंग जिन ने चालाकी से ह्यून हायुप को जून सियोन के और पास कर दिया, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि जूनियन ह्यून हायुप को पसंद करने लगा है। थोड़ी देर के बाद वही पिंक बालों वाली औरत रिसेप्शन डेस्क पर आई और रूम नंबर 206 मांगने लगी। कियोंग जिन, जो हमेशा से जिज्ञासु रहती थी, चुपचाप झांक कर उस औरत को देखने लगी। चेहरा देखते ही उसने कहा, ये औरत उसे जानी पहचानी लग रही है। उधर वो पिंक बालों वाली औरत अपने रूम में चली गई, बेड पर लेटी और खुद से बातें करने लगी। उसने बताया कि वो बहुत सारे मर्दों के साथ सो चुकी है, लेकिन एक इंसान ऐसा मिला जिसे वो नजरें ही नहीं हटा पाई। उसी दिन शाम को जब ह्यून हायुप और उसके दोस्त रूफ टॉप पर रिलैक्स कर रहे थे, उन्होंने उसी पिंक हेयर वाली औरत को नीचे सड़क पे चलते देखा। कियोंग जिन को अचानक याद आया, ये तो मुआंग है। जून सियोन को पूरा यकीन नहीं था, क्योंकि स्कूल के माहौल के बाहर वो काफी अलग लग रही थी, लेकिन कियोंग जिन अड़ी रही, ये वही है। बाद में उसकी बात सही निकली, क्योंकि होटल से निकलने के बाद वो औरत अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटी और पता चला कि पिंक बाल असली बाल नहीं है, बल्कि वो एक विग थी। असल में वो मे संगयंग थी, जो डबल लाइफ जी रही थी। उधर जी वुक अपने ऑफिस में बैठा केस फाइल्स देख रहा था। सब कुछ एस लाइन नाम के रहस्यमयी फेनोमेना से जुड़ा हुआ था। फिर वो हॉस्पिटल गया ह्यून हायुप से मिलने। उसने खास तौर पर पूछा कि क्या सियोन के सिर पे कोई एस लाइन दिख रहा था, अगर हाँ तो वो किससे जुड़ी हुई है। ह्यून हायुप ने बताया कि हाँ, उसे एक एस लाइन दिख रहा था, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है ये नहीं पता। जीवुक ने पूछा, क्या वो उसी लड़के से जुड़ी है जिसे सियोन आजकल मिल रही है, तो ह्यून हायुप ने कहा नहीं। उसी रात ह्यून हायुप न्यूज देख रही थी, जहाँ उसने एक और मर्डर केस देखा। कातिल ने चश्मा पहना हुआ था। यह देखकर जीवुक को वो बात याद आ गई जिसमें उसने कहा था कि क्या हो सकता है कि ऐसी एक से ज्यादा चश्मा हो। अगले दिन स्कूल में मुआंग कॉरिडोर से जा रही थी, तभी उसे म्यूजिक रूम से संगीत की आवाज सुनाई दी। अंदर गई तो देखा कि मिस्टर पार्क अकेले बैठे म्यूजिक में खोए हुए थे। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई, जिसमें मिस्टर पार्क ने सही सही अंदाजा लगा लिया कि मुआंग एक्ट्रेस बनना चाहती है और उसकी एक्सप्रेसिवनेस की तारीफ की। मुआंग ये सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि मिस्टर पार्क उसका क्रश जो था। लेकिन उसकी खुशी तब थोड़ी फीकी पड़ गई जब उसने मिस्टर पार्क के सिर पर एक लाल रेखा देखी। वो सोचने लगी, काश ये लाइन उनके बीच जुड़ी होती। स्कूल खत्म होने के बाद जूनियन ने ह्यून हायुप को रोका। उसने बताया कि क्योंग जिन को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो पहले चली गई। जूनियन ने मौके का फायदा उठाते हुए ह्यून हायुप को अपने साथ चलने को कहा। ह्यून हायुप ने दोस्ती के खातिर हाँ कह दिया। जूनियर ने देखा कि ह्यून हायुप को शांत जगह पसंद है, तो वो उसे स्कूल के स्विमिंग पूल में ले गया। उसने पूछा कि क्या उसे तैरना आता है। ह्यून हायुप ने कहा नहीं, लेकिन तभी वो अचानक पूल में कूद गई और पानी के नीचे शांत रह गई। जूनियन घबरा गया, कहीं वो डूब तो नहीं रही। वो फौरन कूद कर उसे ऊपर लाया, लेकिन ऊपर आते ही ह्यून हायुप हंस पड़ी। बाद में जब दोनों सूख चुके थे और इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे, तो ह्यून हायुप ने जूनियन को बताया कि उसे पानी के नीचे रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ उसे शांति मिलती है। उसने एक और बड़ी बात बताई, उसे लोगों के सिर पर लाल लकीरें दिखती हैं। ये सुनकर जूनियर ने उस पर यकीन किया। उस थोड़े से वक्त ने दोनों को बहुत करीब ले आया। उधर जीवुक ऑफिस लौट ही रहा था कि एक औरत ने उसे ग्रीट किया। डॉन से जो जानता था कि जीवुक थोड़ा प्लेयर टाइप है, मजाक में पूछा कि क्या उसकी किसी से मुलाकात हो रही है। जीवुक ने माना कि कोई है जो उसके दिमाग में चल रही है, और वो थी गुजिन, लेकिन उसने डोंगसी को उसका नाम नहीं बताया। अगले दिन मुआंग फिर से उसी होटल में लौटती है जहाँ ह्यून हायुप काम करती है, और जैसे ये उसका रोज का रूटीन हो, वो फिर से रूम नंबर 206 मांगती है। कुछ देर के बाद जब ह्यून हायुप रूम सर्विस कर रही थी, तभी उसे सुनाई देता है कि मुआंग फिर से वही पुराना मोनोलॉग बार बार बोल रही है, लेकिन इस बार अलग अलग एक्सप्रेशंस और टोन के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे वो रिहर्सल कर रही हो, मगर इस बार उसने कुछ नई बातें भी जोड़ दी, जैसे कि वो एक एक्ट्रेस
बनना चाहती है कैसे वो इस होटल में अचानक आई और फिर उसे एक चश्मा मिला जिससे वो एस लाइंस देख सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि उसने दीवार में बने एक छेद से बगल वाले कमरे में होने वाले बिजनेस को देखा। उसी वक्त मुआंग को एक आवाज सुनाई देती है जैसे कोई बगल वाले कमरे में ताला खोल रहा हो। उसने फिर से उस छेद से झांका और देखा कि अंदर मिस्टर पार्क थे। थोड़ी देर बाद एक और औरत कमरे में आई। उनके सिर पर एक जैसी एस लाइन थी जो आपस में जुड़ी हुई थी, जिससे साफ हो गया कि वो औरत मिस्टर पार्क की पार्टनर थी। दोनों का रिश्ता शारीरिक हो गया। मुआंग जो मिस्टर पार्क को पसंद करती थी, जलन और दुख से उनके कमरे की हर आवाज ध्यान से सुन रही थी। जब वो औरत चली गई तो जाते जाते उसने असली मुलाकात का वादा भी किया। तभी मुआंग तुरंत रिसेप्शन पे गई और अपनी स्टे को बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। अगले दिन जैसे ही वही औरत वापस आई, मुआंग ने उस पर पीछे से हमला किया। उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई और बांध कर उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उसके कपड़े पहनकर और उसकी पहचान लेकर वो मिस्टर पार्क के कमरे में पहुंच गई। मिस्टर पार्क उसे देखकर चौंक गए और भी हैरानी हुई जब मुआंग अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी। वही मोनोलॉग पागलों की तरह दोहराने लगी जिसे वो पहले छेड़ने वाले अंदाज में बोला करती थी। मिस्टर पार्क ने तुरंत उसे पागल कहकर मना कर दिया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। तभी मुआंग ने हाथ में छुपा कर रखा हुआ स्टेपलर उठाकर उन पर फेंका जिससे वो वहीं रुक गए। अचानक मिस्टर पार्क की पूरी बॉडी सुन्न हो गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर मुआंग ने उन्हें खींचकर बेड पर लिटा दिया और बेसुध हालत में उन्हें चूमने लगी। कुछ ही देर में उनके सिर से खून भी बहने लगा और तकिया पूरा लाल हो गया। ये देखकर भी मुआंग ने मदद नहीं की बल्कि डरावनी दीवानगी के साथ उनके ऊपर हम्प करने लगी। थोड़ी देर के लिए मिस्टर पार्क की आंखें खुली मगर शरीर अब भी पैरालाइज था। फिर अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनके सिर से जाती लाल रेखा गायब हो गई। उनकी आत्मा अब शरीर छोड़ चुकी थी। अपने प्यार को मरता हुए देखकर मुआंग पूरी तरह टूट गई। वो बाथटब में चली गई और उसी स्टेपलर से खुद को कई बार स्टेपल करना शुरू कर दिया, वो भी अपना वही डायलॉग बार बार बोलते हुए। इसी बीच ह्यून हायूप रूम सर्विस कर रही थी। तभी उसने देखा कि मिस्टर पार्क के साथ जो औरत थी वो अब मुआंग के कमरे से बाहर आ रही थी, हाथ पांव बंधे हुए और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ। ह्यून हायूप ने डरते डरते रूम 205 में झांका और वहां उसे मिस्टर पार्क की लाश बेड पर पड़ी मिली। कुछ देर के बाद जीवुक मौके पर पहुंचता है और केस की जांच शुरू करता है। मुआंग की लाश बाथटब में पड़ी होती है, पूरी बॉडी स्टेपल से ढकी हुई और खून में लथपथ। जीवुक पूछता है क्या किसी को एक चश्मा मिला है। डोंग सिक जवाब देता है कि नहीं मिला। फिर जीवुक ह्यून हायूप से पूछताछ करता है। ह्यून हायूप बताती है कि उसने मुआंग के सिर पर सिर्फ एक एस लाइन देखी थी और वो मिस्टर पार्क से जुड़ी नहीं थी। फिर वो कहती है कि मुआंग स्कूल में और होटल में बिल्कुल अलग दिखती थी। स्कूल में वो हमेशा चश्मा पहनती थी मगर होटल में कभी नहीं, जब तक कि उसकी लाश नहीं मिली। ह्यून हायूप फिर कहती है यह चश्मा बहुत खतरनाक है, जो भी इसे पहनता है वो खुद को स्पेशल और ताकतवर समझने लगता है। ह्यून हायूप की ये बातें जीवुक के मन में घूमते रहती हैं। वो आखिरकार फिर से क्राइम सीन पर लौटता है और इस बार वो बाथटब का पानी निकालता है और वहां पर उसे वो चश्मा मिल जाता है जिसके बारे में ह्यून हायूप ने कहा था। जीवुक वो चश्मा पहन लेता है और उसी पल उसके सामने सच्चाई खुल जाती है। वो उन रेड लाइंस को साफ साफ देख पाता है और सबसे हैरान कर देने वाली बात वो देखता है कि उसके अपने सिर से भी सैकड़ों लाइंस निकल रही हैं। एक दिन जीवुक अपनी नई लुक और वो अजीब सा चश्मा लगाकर ऑफिस वापस लौटता है, वही चश्मा जिससे उसे लोगों के सिर के ऊपर वही एस लाइंस दिखाई देते हैं। जैसे वो ऑफिस में जाता है हर किसी के सिर के ऊपर मंडराती लाल लाइंस को देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। वो चुपचाप बैठकर सबकी एस लाइंस को देखने लगता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी एक कलीग किसी से चुपचाप रिलेशनशिप में है और उसका सबसे करीबी दोस्त डोंग सिक कुछ अलग ही किस्म का इंसान है। उसके सिर से सिर्फ 2 एस लाइंस निकल रही हैं, जबकि जीवुक के सिर से तो अनगिनत लाइंस फैली हुई हैं। डोंग सिक जीवुक के चश्मे और अजीब बिहेवियर को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि जीवुक कुछ ज्यादा ही गहराई से लोगों को घूर रहा है, जैसे कि हर कोई सस्पेक्ट हो। वो पूछता है क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन जीवुक कुछ कहता इससे पहले ही एक हाई स्कूल की लड़की वहां पर आ जाती है जिसके सिर से 4 एस लाइंस होती हैं। डोंग सिक फौरन पहचान जाता है वो तो उसी स्कूल से है जहां जीवुक की भतीजी सियोन पढ़ती थी, जो अब अस्पताल में कोमा में है स्कूल की छत से गिरने के बाद। उसी दिन जीवुक एक लड़के को लगभग घसीटते हुए लाता है, वही लड़का जीवोन जिससे उसने पहले सियोन के केस में पूछताछ की थी। उसे सियोन के अस्पताल के कमरे में ले जाया जाता है जहाँ जीवोन का समझ आता है कि
कि जीवुक उसे यहाँ क्यों लाया। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि कहीं इस लड़के की एस लाइन सियोन से जुड़ी तो नहीं। जब ये कन्फर्म हो जाता है कि जीवान का सियोन से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है तो जीवुक उसे पूछता है, क्या तुम सियोन के बॉयफ्रेंड को जानते हो। जीवान थोड़ा घबराता है और सोचता है और फिर बताता है कि सियोन ने कभी किसी का जिक्र किया तो था जिससे वो बहुत नफरत करती थी। ये छोटी सी बात जीवुक को एक नया क्लू दे देती है। दूसरी तरफ ह्यून हायूप, जिसे एस लाइंस बिना चश्मे के ही दिखाई देती है, वो अपनी दोस्त कियोंग जिन से बर्थडे पार्टी को लेकर बात कर रही थी। तभी उसे मैसेज आता है जोंग सियोन का, जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है और हाल ही के अजीबोगरीब घटनाओं के बाद उससे काफी क्लोज हो गया है। जून चाहता है कि ह्यून उसे पार्टी में अकेले मिले। ह्यून मुस्कुराती है, लेकिन तभी एक और मैसेज आता है किसी अनजान नंबर से। ये वही नंबर है जिसने पहले भी ह्यून से स्कूल में मिलने की बात कही थी और दावा किया था कि वो जानता है कि ह्यून कैसे दुनिया देखती है। अब वही नंबर फिर से मिलने को कह रहा था। अगले दिन स्कूल में ह्यून फोन में बिजी होती है जब अचानक वही लड़की आती है जिसे पुलिस स्टेशन में देखा गया था। जीवुक और डोंगसिक ने भी उसे पहचाना था। उसकी एक क्लासमेट उसका नाम बताती है जीना, और ये भी बताती है कि आज वो कुछ अजीब सी लग रही है। इसी बीच जीवुक ऑफिस पहुंचता है और डोंगसिक उसे बताता है कि सियोन के स्कूल से एक हरासमेंट केस की रिपोर्ट आई है। दोनों देखते हैं कि जीना अब पुलिस ऑफिस में आई थी और एक औरत डिटेक्टिव उसे पूछताछ कर रही थी। जीना रोते हुए बताती है कि एक सीनियर स्टूडेंट ने उसे शराब पीने को बुलाया था और उसने मना करने के बावजूद पी ली। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसके कपड़े उतरे हुए थे और वो लड़का गायब था। जब डिटेक्टिव पूछती है क्या ये उसका पहला ऐसा अनुभव था तो जीना रोते हुए कहती है हाँ, लेकिन जीवुक, जिसने पहले भी वो चश्मा पहना हुआ था, देख लेता है कि जीना झूठ बोल रही है क्योंकि उसके सिर से 4 एस लाइंस निकल रही थी जो कुछ और ही कहानी बताती है। अगले दिन जीवुक और डोंगसिक हाई स्कूल जाते हैं मामले की और जांच करने। वहाँ उनकी मुलाकात क्लास टीचर से होती है जो जीवुक को तुरंत पहचान लेती है। वो उसके चश्मे की तारीफ करती है और पूछती है कि वो दोनों यहाँ किस लिए आए हैं। जीवुक बिना समय गवाए पूछता है हमें हान्यू नाम का लड़का चाहिए जो पहले एक आइडल ट्रेनी रह चुका है। जैसे ही जीवुक और डोंगसिक को स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है वो सीधे पूछताछ पर उतर आते हैं। जीवुक ने तुरंत हान्यू से उसके जीना के साथ रिश्ते और उस ड्रिंक पार्टी के बारे में पूछा। हान्यू पूरे कॉन्फिडेंस में था और वो कुछ नहीं छुपाता। उसने माना कि वो जीना को जानता था और उसे वो अपनी जूनियर मानता था, और ये भी माना कि उसने अपने घर पर पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से एक ड्रिंक पार्टी रखी थी। हालांकि आइडिया उसका नहीं था। हान्यू की बात सुनकर जीवुक ने बड़ा खुलासा किया। हान्यू एक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में मुख्य आरोपी था, लेकिन हान्यू के चेहरे पर कोई डर नहीं आया। जैसे ही जीवुक और डोंगसिक स्कूल से बाहर निकलने लगे, अचानक ह्यून हायूप ने उन्हें देख लिया। वो तुरंत जीवुक के पास पहुंची और सवाल किया कि वही आदमी जो पहले उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था अब उन्हीं चश्मे को पकड़े हुए था जिनसे एस लाइन से देखा जा सकता है। वो चश्मा ह्यून हायूप के मुताबिक बहुत खतरनाक था। वो डिटेक्टिव से कहती है वो चश्मा उसे दे दे क्योंकि इससे और खतरा हो सकता है, लेकिन जीवुक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि यह चश्मा उसे अपनी भतीजी से जुड़ी सच्चाई और दूसरे केस सुलझाने में मदद करेगा, इसीलिए वो इसे अपने पास ही रखेगा। ह्यून हायूप ने आखिरी कोशिश करते हुए सियोन की घटना का जिक्र किया और बताया कि हर नया केस किसी न किसी तरह से इन चश्मों से जुड़ा हुआ है। उसने तो जीवुक के चेहरे से चश्मा जबरदस्ती खींचने की भी कोशिश की, लेकिन जीवुक फिर भी नहीं माना। इसी बहस के दौरान वहाँ से गुजिन गुजर रही थी। उसने पूछा यहाँ क्या हो रहा है। जीवुक थोड़े घबरा गए और बहाना बनाते हुए कहा कि ह्यून हायूप उसकी पड़ोसी है और बस ऐसे ही बात कर रहे थे। बात को हल्का करने के लिए गुजिन को डिनर पर चलने को भी बोलता है और फिर शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जीवुक वहाँ से गया, गुजिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। पता चला कि गुजिन भी बिना चश्मे के एस लाइंस देख सकती है, ठीक वैसे ही जैसे ह्यून हायूप के। उसी शाम जीवुक और डोंगसिक उस कंपनी में जाते हैं जहाँ हान्यू और जीना दोनों आइडल ट्रेनी थे। वहाँ उन्हें बताया गया कि जीना असल में उतनी टैलेंटेड नहीं थी जितना उसने खुद को बताया था। ऊपर से वो दूसरी लड़कियों को लड़कों के साथ पीने और ट्रेनिंग करने के लिए उकसाती थी, जो कंपनी के लिए ट्रेनी के तौर पर बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वहाँ से निकलते समय डोंग ने अपनी परेशानी जताई। उसे लगा कि यह केस बहुत उलझा हुआ है क्योंकि दोनों मतलब के विक्टिम और आरोपी कम उम्र के आइडल ट्रेनी थे। उसे शक था कि या तो जीना झूठ बोल रही है या फिर कंपनी। फिर डोंग ने अचानक पूछ लिया तुम्हें क्या गुजिन पे क्रश है। जीवुक एकदम हक्का बक्का रह गया और वो जल्दी से मना कर देता है। बाद में डोंग ने हान्यू से फिर से पूछताछ की और उससे वो मैसेज दिखाने को कहा जो उसने जीना को भेजे थे। हान्यू ने शांति से अपना फोन पकड़ा दिया जिसमें साफ दिख रहा था कि जीना ने ही मिलने की बात की थी। उसने ही हान्यू को घर जाने और ड्रिंक करने का आइडिया दिया था। उधर जीवुक भी जीना से पूछताछ कर रहा था। इस बार उसके साथ एक औरत थी जो शायद उसकी माँ थी। जीवुक ने उसे पूछा कि क्या हान्यू ने सच में उसे सेक्सुअल हरास किया है। जीना जोर देकर कहती है हाँ। इस बीच डोंगसी का मैसेज आया हान्यू को छोड़ दो। जीवुक ने तुरंत
तुरंत दरवाजा खोला और बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही हान यू वहां से गुजरा, जीवू की नजर उसके सिर पर गई और उसने देख लिया कि उसका एस लाइन जीना से जुड़ा हुआ नहीं था। यानी साफ था कि जीना झूठ बोल रही थी। अब उसके पास पक्के सबूत थे, तो उसने जीना से दोबारा पूछा, क्या तुम्हारे साथ सच में कुछ हुआ भी था? इस बार जीना चुप रहती है और ये चुप्पी जीवुक के लिए सबसे बड़ा जवाब था। उसी रात जब जीवुक अपने घर पहुंच रहा था तो देखा कि ह्यून हायूप अपार्टमेंट के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसने जीवुक के पास मौजूद चश्मे को देखा और कहती है कि यही वो चश्मा है जिसे वो ढूंढ रही थी। ये सब कुछ होने के बाद जीवुक ने ह्यून हायूप को एक फोटो थमाई। उसमें वो और उसकी माँ साथ में थी। फिर उसने बताया कि उसने उसके मम्मी पापा के केस की तह तक जाने की कोशिश भी की थी और उसे लगता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें ह्यून हायूप की कोई गलती नहीं थी। उसने उसे ये भी समझाया था कि उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। फिर जीवुक ने पूछा, क्या तुम अपनी माँ से मिलना चाहोगी? लेकिन ह्यून हायूप ने साफ मना कर दिया। उसे यकीन था कि उसकी माँ मर चुकी है, वरना अब तक तो वो उससे मिल चुकी होती। जीवुक ने प्यार से जवाब दिया कि शायद इसके पीछे कोई गहरी वजह हो, जैसे उसके चश्मे के पीछे की कहानी। उसी तरह ये वजह भी किसी की जिंदगी बचा सकती है। अचानक जीवुक ने जीना का जिक्र किया। उसने बताया कि जीना ने सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट दी थी, लेकिन जीवुक को शक था कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसने उसके सिर पर 4 एस लाइन देखी थी। ह्यून हायूप को रिपोर्ट के बारे में पता था, लेकिन उसने कहा कि जीना झूठ नहीं बोल रही। एक हफ्ता पहले उसके सिर पर एक भी एस लाइन नहीं थी। ये सुनते ही जीवुक ने फौरन डोंगसी को कॉल किया और कहा कि केस किसी और को ना सौंपे, दोबारा जांच होनी चाहिए। फिर वो दोनों हानयू के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। जैसे वो वहां पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि पूरा घर चमचमाता हुआ था। हानयू एकदम सफाई पसंद करता था। उन्होंने पूछा कि उस रात की वाइन की खोली बोतल उसने संभाल कर रखी है क्या, लेकिन हानयू ने बताया कि उसने फेंक दी है। इसी बीच दूसरी ओर ह्यून हायूप उसी होटल लौटती है जहां मिस्टर पार्क, उसके स्कूल के म्यूजिक टीचर का मर्डर हुआ था। वो होटल अपने चाबी से खोलती है और दूर से एक औरत ये सब कुछ देख लेती है। होटल के अंधेरे में दाखिल होते हुए ह्यून हायूप को याद आता है कि जीवू को कैसे वो चश्मा मिला था। उसे पूरा यकीन था वो जो भी था उसने जानबूझकर चश्मा को वहीं छोड़ा था ताकि जीवुक उसे ढूंढ सके। जीवुक समझ नहीं पाया कि वो इंसान कैसे जान गया कि जीवुक वापस क्राइम सीन पर आएगा। ह्यून हायूप अब उस मर्डर वाले कमरे में पहुंचती है। वहां शीशे में खुद को देख रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई पास आ रहा है। दरवाजे पर जून सीन था। उसने बताया कि उसने ह्यून हायूप को होटल में जाते देखा और उसके पीछे पीछे आ गया। उसी वक्त ह्यून हायूप ने उसे याद दिलाया कि उसके पास एक खास ताकत है, वो लोगों के सिर पर एस लाइंस देख सकती है। वो बताने ही वाली थी कि उसे जून सीन के सिर पर कुछ दिख रहा था। तभी वो डर गया और सोचने लगा कि उसके सिर पर कुछ है और वो झट से ह्यून हायूप को गले लगा लिया। इस तरह उनके बीच में एक रोमांटिक पल शुरू हो गया। जून सीन ने उसे पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँ तो क्या तुम मुझे अपनाओगी, भले ही मैं थोड़ा अजीब हूँ? ह्यून हायूप मुस्कुराते हुए उसे जवाब देती है और फिर दोनों के बीच एक प्यारा सा किस हो जाता है। अगली सुबह जीवुक और डोंगसिक हानयू के अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर वाले कूड़ेदान में कुछ सुराग खोजने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक अजीब सी प्लास्टिक बैग मिलती है। जब जीवुक ने उसे खोला तो उसमें वही बेड शीट निकलती है जो हानयू ने उस रात इस्तेमाल की थी। जीवुक को लगा कि यह जानबूझकर फेंकी गई है ताकि सबूत हटाया जा सके, लेकिन उसे याद आया कि जीना और हानयू के बीच कोई एस लाइन नहीं थी, यानी असॉल्ट हानयू ने नहीं किया। इस नई जानकारी से केस तो और उलझ गया था। हानयू को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब उसे बेडशीट के बारे में पूछा गया तो उसने बड़े शान से कहा कि उसे सफाई बहुत पसंद है, इसलिए उसने फेंक दिया था क्योंकि उस पर कोई और सो चुका था। डोंग ने तब बताया कि उस चादर पर जीना का खून मिला। हानयू ने बिना घबराए कहा कि शायद उसके नाक से खून आया होगा। लास्ट में जीवुक ने साफ कहा, मुझे नहीं लगता कि हानयू ने जीना पर हमला किया है। तभी हानयू ने कहा कि उसे जीना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जीना बार बार उसके घर आना चाहती थी। एक दिन तो वो भी मान गया। उस शाम सबने मिलकर एक ड्रिंक पी रखी थी और जीना पूरी तरह से नशे में चूर हो गई थी। जैसे ही उसने बोतल खाली कर ली, हानयू बाहर निकलकर पास के कन्वीनियंस स्टोर में सस्ती बियर लाने गया। लौटकर वो उसे बियर देता है और जीना तुरंत बेहोश हो गई। जीवुक ने ये सुनते ही हानयू से पूछा कि यह कैसे हो सकता है कि तुमने बियर खरीदा क्योंकि तुम्हारी उम्र तो कम है। हानयू ने जवाब दिया कि स्टोर वालों ने उसका आईडी नहीं देखा। पूरी पूछताछ के बाद जीवुक और डोंगसिक ने उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास की सीसीटीवी फुटेज चेक की। वहां जीवुक ने एक बेहद अहम सबूत देखा। अब तक उसे पता था कि जीना के सिर पर 4 एस लाइन है और उसका मानना था कि इसका मतलब है 4 अलग अलग लोग जिन्होंने उस पर हमला किया होगा। तो जब उसने देखा कि अपार्टमेंट के पास 4 लड़के घूमते हुए आ रहे हैं तो उसने ध्यान से देखा और जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचे उनके सिर से बहुत सारे एस लाइंस निकल गईं और जब वो चले गए तो उनके सिर में से वो लाइन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जीवू का शक पक्का हो गया। इन 4 लड़कों में से ही हर एक के पास बहुत सारे एस लाइंस हैं और उसने मान लिया कि इन्हीं में से ही कोई कातिल है जिसकी उसे तलाश थी। उधर ह्यून हायूप ने भी उस स्कूल के 4 लड़कों को पहचाना जिनकी एस लाइंस जीना
जीना से जुड़ी हुई थी, जिसने तुरंत जीवुक को फोन किया, लेकिन जीवुक पहले से ही सब कुछ समझ चुका था। फिर सभी 4 लड़कों को अलग अलग इंट्रोगेशन रूम में बुलाया गया। उनमें से एक लड़का इंट्रोगेशन के दौरान बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। जीवुक ने सोचा कि यह मौका है उसे तोड़ने का। उसने उस लड़के को सीधा क्राइम सीन में लेके गया और बताने का ढोंग किया कि पहले से ही उसे उसके अफेयर का पता चल चुका है। लड़के ने थोड़ी देर बच निकलने की कोशिश की, पर उसे जल्दी ही पकड़ लिया गया। जब लड़के ने अपने दोस्तों का जिक्र किया तो जीवुक ने शांति से बताया कि पुलिस उन सभी को घर भेज दिया है, ये उम्मीद जताते हुए कि उन पर कोई शक नहीं है। लेकिन असल में वही उस लड़के पर शक कर रहा था। अपने दोस्तों से बेकसूर महसूस करते हुए लड़के ने आखिरकार कबूल कर लिया कि वही कातिल है, पर उसने ये भी बताया कि वो अकेला नहीं था, उसके सभी दोस्त भी शामिल थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, हान यू असल में इस अपराध का मास्टरमाइंड था। बाद में पता चला कि ये सब एक छलावा था ताकि उस लड़के से कन्फेशन हासिल की जा सके, क्योंकि उसके दोस्त पहले से ही ऑफिस में आकर सब कुछ बोल चुके थे। यही सब देखकर जीवुक ने हान यू का सामना करने का फैसला किया। इंट्रोगेशन रूम में जीवुक ने एक इम्पोर्टेंट सबूत पेश किया, एक छोटी सी शीशी जिसमें ऐसा दवाई का पदार्थ था जो हान यू के कमरे में मिला था। पहले हान यू ने ना तो इसे अपना माना और ना बताया कि उसने जीना को ड्रग्स दिया था, लेकिन जब जीवुक ने बताया कि उसने 4 लड़कों को हान यू के जरिए जीना पर हमला करते देखा तो हान यू का रवैया बदल गया और आखिरकार उसने कबूल किया कि उसने ही ऐसा कुछ किया है। उसके बाद जीवुक को एक कार में देखते हुए ह्यून हायुप के पास एक फोन आता है। फोन में नर्सिंग होम से कॉल आ रही थी जहां जीवुक के पिता रहते हैं। जीवुक ने तुरंत ह्यून हायुप को बस स्टॉप पर छोड़ दिया और अपनी कार लेकर नर्सिंग होम की ओर भागा। वहां सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया कि एक औरत ने उसके पिता को बाहर निकाल लाया था और हैरत की बात यह थी कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि गु जिन, जीना और ह्यून हायुप की होम रूम टीचर थी। ठीक इसी बीच जीवुक को एक मैसेज मिलता है। उसमें सियोन की तस्वीर थी। वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे लगा कुछ गलत होने वाला है तो जीवुक तुरंत अपनी भतीजी के पास गया। उसने डोंगसी को भी कॉल किया ताकि गुजिन के बारे में और जानकारी निकाल सके। जब वो सियोन के कमरे में पहुंचा तो उसे राहत मिली कि उसकी भतीजी वही नींद में सुरक्षित थी, लेकिन उसकी नजर अचानक सियोन के सिर पे सिंगल एस लाइन पर पड़ी जो सीधे कमरे के दरवाजे से जुड़ी हुई थी। यहाँ पूरा नजारा जीवुक के लिए एक गहरा रहस्य छोड़ गया। अब उसे लग रहा था कि ये सारी घटनाएं, ये एस लाइन के सबूत, ये सब कुछ एक बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसी पल एक ऐसा सच सामने आया जिसकी जीवुक ने कल्पना भी नहीं की थी। सामने उसका खुद का बाप खड़ा था और उसके सिर पर एक सिंगल एस लाइन जुड़ी हुई थी, सियोन से, यानी कि वो आदमी सियोन के साथ संबंध बना चुका था। ये खुलासा देखते ही जीवुक तो सदमे में चला गया। उसे यकीन नहीं हुआ और पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि आखिर उसके पापा ने सियोन के साथ ये क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ह्यून हायुप सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और उसके हाथ खून से सने हुए थे और वो बुरी तरह कांप रही थी। वो रो रही थी, शायद अभी अभी जो हुआ उसकी वजह से। फिर उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल करने की कोशिश की। शहर के कैफे में एक लड़की जॉब कर रही थी। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आया। उसने जैसे ही वो वीडियो देखा उसके होश उड़ गए। उसमें एक मर्द और औरत बहुत ही गंदे पोजीशन में थे। वो लड़की टूट गई क्योंकि उस वीडियो में जो मर्द था वो उसी का पार्टनर था और वो अब किसी और के साथ है। उसी वक्त एक कॉलेज स्टूडेंट अपनी क्लास में पहुंची और उसने फोन पर वही वीडियो देखा, लेकिन इस बार सच खुला। वीडियो में वही लड़की थी जिसे अब कोई ब्लैकमेल कर रहा था। शाम को कैफे वाली लड़की दुकान बंद कर रही थी। अपने बॉयफ्रेंड के धोखे से वो टूट चुकी थी। वो सड़क की ओर देखने लगी और फिर अचानक जैसे ही ट्रैफिक उसके पास आया वो जान देने के लिए सड़क पर आगे बढ़ी, लेकिन आखिरी पल में कोई उसे खींचकर पीछे ले आया। वो थी गुजिन। गुजिन उसे कैफे के अंदर ले गई और उसे एक चश्मा दिया, वही खास चश्मा जिसे एस लाइंस दिखाई देती थी। गुजिन ने कहा कि शायद ये चश्मा उसी का है क्योंकि उसे ये पास में ही पड़ा मिला। यही खुलासा होता है कि शुरू से ही गुजिन ही थी जो ये एस लाइन वाले चश्मे चुन चुन कर लोगों को दे रही थी। उस रात जब जीवुक ने ह्यून हायुप को उसके घर छोड़ा, उसके बाद ह्यून हायुप किसी से मिलने गई, जूनियन से। उसने पहले से प्लान बनाकर रखा था, उसके साथ चलने को कहा था। दोनों एक लव होटल पहुंचे और ह्यून हायुप ने तय किया था कि वो अपनी पहली एस लाइन जूनियन के साथ बनाना चाहती थी, उसी लड़के के साथ जिससे वो प्यार करती थी। शुरुआत में जूनियन थोड़ा झिझकता है, लेकिन ह्यून हायुप उसे मना लेती है कि अगर वो किसी के साथ रहना चाहती है तो वो सिर्फ वो ही है। आखिरकार दोनों ने संबंध बनाए और एक सिंगल लाइन उनके सिर से जुड़ जाती है। होटल से निकलने के बाद जूनियर ने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं और ह्यून हायुप से थोड़ी देर वहीं रुकने को कहा। वो वहीं खड़ी थी, एक दुकान की खिड़की के शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी और उसे अपने सिर पर जुड़ी एस लाइन देखकर वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ देर में उसकी एस लाइन गायब हो गई, मतलब कि जूनियर के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वो भागती है और वो जूनियर को देखती है जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। उस भयानक पल में उसे वो मंजर याद आया जब उसकी माँ ने उसके पिता को मार दिया था। ह्यून हायुप खुद को दोष देने लगती है। उसे लगता
लगता है वो श्रापित है। तभी उसे याद आता है कि उसके हाथ पहले से ही खून से क्यों सने हुए थे। सीढ़ियों पर बैठी हुई वो एक वीडियो देखती है, किसी ने उसे भेजा था। वीडियो में गुजिन बंधी हुई थी, उसके मुंह पर टेप था और वो चीख रही थी। अब उसके पास बस एक ही सहारा था, जीवुक। उसने जीवुक को सब कुछ बताया। उसने बताया कि कोई उसे लगातार एस लाइन से जुड़ी चीजें भेज रहा है और अब ये किडनैपिंग वाला वीडियो भी भेजा गया। यून हायुप को शक है ये आदमी हर चीज के पीछे है। सियोने का मामला हो या फिर जीवुक के पिता का मामला, ये सब जुड़ा हुआ लग रहा है। जीवुक को तब याद आया उसे गुजिन का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में दिखा था, उसी नर्सिंग होम में। फिर दोनों तुरंत स्कूल पहुंचते हैं और उन्हें पूरा यकीन था कि कियोंग जिन वहीं कैद होगा। जीवुक गुजिन को ढूंढने निकल गया और यून हायुप कियोंग जिन को खोजने लगी। उस स्कूल की छत पर यून हायुप ने जब कियोंग जिन को ढूंढ लिया तो उसने पूछा कि वो स्कूल में क्या कर रही है। कियोंग जिन ने बताया कि उसे एक मैसेज मिला था जो यून हायुप के नाम से आया था और उसी ने स्कूल बुलाया था, लेकिन यून हायुप ने तो कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई खतरा मंडरा रहा है और वो जीवू को सावधान करने के लिए नीचे जाने लगती है। लेकिन सीढ़ियों से नीचे जाते ही वो बार बार उसी फ्लोर पर लौट आती है जैसे किसी लूप में फंस गई हो। नीचे उतरने का कोई रास्ता ना देखकर दोनों छत की तरफ भागते हैं। उधर जीवुक एक अजीब से दरवाजे के सामने पहुंच गया था। जैसे ही वो अंदर गया उसके सामने एक अंधेरा कमरा खुला जिसमें एक जैसी ड्रेस पहनी हुई कई औरतें खड़ी थी। उनके सामने एक औरत थी जिसके हाथ में चाकू था और एक आदमी मेज पर लेटा हुआ था। वो औरत वही थी जो पहले कैफे में काम करती थी। गुजिन से चश्मा मिलने के बाद उस औरत को इस हद तक भड़काया गया था कि वो अपने हर उस मर्द को मार रही थी जिससे उसका एस लाइन जुड़ा हुआ था। अब मेज पर जो आदमी था वो आखिरी बचा हुआ था। वो रहम की भीख मांगता है लेकिन उस औरत ने बिना कोई दया दिखाए चाकू से उसका सिर काट दिया। उधर छत पर यून हायुप और कियोंग जिन अभी भी फंसे हुए थे। तभी कियोंग जिन ने चश्मा पहन लिया और कहा कि अब उसे भी वही दुनिया दिखने लगी है जो यून हायुप देखती थी। उसने पूछा क्या सच में मरने के बाद भी चश्मा की ये लाल लकीरें दिख सकती हैं? और फिर उसने बताया कि उसे ये बात खुद गुजिन ने बताई थी और यही यून हायुप को पता चला कि उसकी टीचर गुजिन इस पूरे एस लाइन के खेल की मास्टरमाइंड है। इसी बीच जीवू को वही चेहरा दिखाई देता है जिसका उसे इंतजार था, गुजिन। लेकिन इस बार उसके सिर पर ना सिर्फ एस लाइन्स थी बल्कि उससे भी ज्यादा, जितना कभी किसी के पास है भी नहीं। फिर उसने एक और शख्स को सामने लाया और जीवू के होश उड़ गए। वो उसका खुद का बाप था, बंधा हुआ, बिल्कुल बेबस। गुजिन ने जीवू को चाकू दिया और कहा कि अगर वो सियोन को बचाना चाहता है तो अपने पापा को मार डाले। लेकिन आखिरी पल में जीवुक ने हिम्मत दिखाई और गुजिन पर झपट पड़ा। लेकिन उसकी आखिरी ताकत किसी इंसान जैसी नहीं थी। एक ही झटके में जीवू को दूर फेंक दिया गया और फिर गुजिन ने वो किया जो जीवुक नहीं कर सकता था। उसने जीवू के पिता को मार डाला। जीवुक ये देखकर पूरी तरह हिल गया। उसने गुजिन से चाकू फेंकने को कहा लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उल्टा वो धीरे धीरे डरावने अंदाज में उसकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे जीवुक ने बंदूक निकाली और गोली चलाई, लेकिन गोली जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर उछल गई। गुजिन ने फिर उसे गले से पकड़ लिया और हवा में उठा लिया जैसे कि उसका कोई वजन ही ना हो। दम घुटते हुए जीवुक ने बुरी तरह छटपटाते हुए चिल्लाया कि उसकी भांजी के साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि गुजिन ही है। यून हायुप अपनी जान बचाने के लिए कुंगजिन से लड़ रही होती है। अचानक क्योंगजिन उसका गला दबाने लगती है। यून हायुप को जल्दी समझ आ जाता है कि ये सब कुछ उस चश्मे की वजह से हो रहा है जो क्योंगजिन ने पहनी हुई है। वो जल्दी से उसका चश्मा उतार कर दूर फेंक देती है। क्योंगजिन घबरा कर चश्मा उठाने की कोशिश करती है लेकिन यून हायुप उसे रोक लेती है। फिर वो एक झटके में उस चश्मे को पैरों से कुचल देती है। क्योंगजिन जोर जोर से चिल्लाने लगती है लेकिन थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अभी अभी क्या कर रही थी। उसी वक्त क्योंगजिन देखती है कि यून हायुप के चेहरे पर एक ताजा खरोच है और उसकी आंखों का रंग बदल गया है। खून जो उसके चेहरे से निकल रहा था वो सीधा ऊपर आसमान की तरफ उड़ रहा था। दोनों ऊपर देखती हैं और तभी यून हायुप खुद को एक डरावने कमरे में पाती है जहां गुजिन और जीवुक पहले से मौजूद होते हैं। सामने गुजिन खड़ी होती है और यून हायुप उस पर चिल्लाने लगती है कि उसने दुनिया को इस हाल में क्यों पहुंचाया और उस पर जो ये श्राप आया है वो क्यों दिया। लेकिन गुजिन कहती है कि ये कोई श्राप नहीं है बल्कि एक वरदान है। वो कहती है कि यून हायुप को इसी दिन के लिए ऐसी शक्ति के साथ पैदा किया गया था जिससे उसकी ताकत चरम पर पहुंच सके। फिर गुजिन अपनी असली पहचान बताती है कि वो एक इंसानी ख्वाहिश से जन्मी है, उस इंसान से जो एस लाइन को देखना चाहता था और दूसरों के सबसे गहरे राज जानने की चाह रखता था। धीरे धीरे कमरे में लोग एक घेरा बना लेते हैं जिससे यून हायुप और गुजिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गुजिन चाकू लेकर आगे बढ़ती है और जैसी वो वार करने वाली होती है कोई सामने आकर यून हायुप को बचा लेता है। जब वो जमीन पर गिरता है यून हायुप पहचान जाती है वो उसकी माँ थी जो अब तक उसे छोड़ के चली गई थी। मरती हुई उसकी माँ कहती है कि उसे आने में बहुत देर हो गई लेकिन अब उसे सब कुछ सच पता चल चुका है। उसे पता चला है कि उसके पति का अफेयर और सारे झगड़े उसी श्रापित चश्मे की वजह से थे जो कभी
अभी उसके पास थी। वो माफी मांगती है कि उसने ह्यून हायुप को अकेले और दोषी महसूस करवाया, जबकि ये उसकी गलती नहीं थी। ये कहकर उसकी माँ दम तोड़ देती है। माँ की मौत से बौखलाई ह्यून हायुप गुजिन पर हमला कर देती है, लेकिन उसका हमला बहुत जल्दी और बिना प्लान का होता है। गुजिन उसे चाकू मार देती है और उसका खून फिर से ऊपर उड़ने लगता है। अब गुजिन का असली ताकत जाग जाता है, पूरी दुनिया को एस लाइन दिखाने की ताकत। लेकिन जैसे ही गुजिन को लगता है कि अब सब सही हो गया, अचानक उसके गाल पर एक खरोच आ जाती है। वो देखती है कि ह्यून हायुप अभी भी जिंदा है और उसने चाकू उठाकर सीधे उसके पेट में घोंप दिया। गुजिन मुस्कुराकर कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसकी ताकत अब पूरी तरह जाग चुकी है। फिर वो जमीन पर गिर जाती है और कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। अगले ही पल ह्यून हायुप और जीवुक फिर से छत पे आ जाते हैं। क्योंजिन पूछती है कि क्या हुआ था। अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। हर इंसान अब एस लाइंस को देख सकता है। आसमान पूरी तरह से लाल हो चुका है। 1 साल बाद लोग धीरे धीरे इस नई सच्चाई के साथ जीना सीख लेते हैं। ह्यून हायुप अब एक आम लड़की जैसी जिंदगी जी रही होती है, क्योंकि अब उसकी खासियत सबके पास है। सियोन ठीक हो जाती है और उसका रिश्ता जीवुक से और भी बेहतर हो जाता है। उसी दिन ह्यून हायुप जून के कब्र पे जाती है, लेकिन तभी पीछे से गुजिन फिर से सामने आ जाती है। और इसी के साथ एस लाइंस सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।